हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। एल्केन्स हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू करेंगे एल्कीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एल्कीन जो है उसका जो ऑल्टरनेट नेम है वो है ओलिफिन्स। एल्केन को पैराफिन कहते हैं और एल्कीन को ओलिफिन्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमन फॉर्मूले की तो देखिए, एल्केन का था CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n। देखिए सबसे सिंपल है, जितने कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या उससे जस्ट डबल होगी। एल्केन में क्या था, डबल से दो ज्यादा थी, और एल्काइन में क्या होती है, डबल से दो कम होती है। ध्यान ये रखना है कि ये सिंपल मोनो एल्किन का फॉर्मूला है। कहने का मतलब है एक डबल बॉन्ड है, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो फिर ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा। ठीक है, आपको इसलिए फ्लेक्सिबल रहना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया कि भाई यही होगा, अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ गया तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशो है, अब आपको देख के दिख रहा है कि ये n है और ये 2n है, तो कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 1:2। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये मैं आपको हाइब्रिडेशन वाले में बता चुका हूँ कि अगर चारों सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, 3 सिग्मा 1 पाई है तो sp2 होगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई होता है। हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54, डबल बॉन्ड की होती है 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड की होती है 1.20 और बेंजीन की होती है 1.39। ये आपके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग है, अगर पिकोमीटर में अगर हम बात करें तो 134 हो जाएगी, मतलब 134 हो जाएगी। एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 मीटर और पिकोमीटर का मतलब 10⁻12 मीटर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉन्ग भी पूछ लेता है, बहुत पुराने क्वेश्चंस में ये भी पूछ रखा है कि एक एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻10 मीटर होता है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात होगी। अब अगर बात करें आइसोमेरिज्म की, तो देखिए आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे एल्केन्स हो चाहे एल्कीन्स हो, आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन आते हैं। एल्केन में नॉर्मली वो सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछता है, एल्कीन में ज्यादा प्रेफरेंस रहती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो देख लेंगे हम। अब देखिए आइसोमर्स की अगर हम बात करें, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो। अब यहाँ पर इसमें एक चीज और इंक्लूड हो गई है कि एल्किन कौन कौन से टाइप का हाइब्रिड कौन कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगी, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब एल्किन जो है 5 तरह की आइसोमेरिज्म शो कर रही है। देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल की, तो स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म 3 तरह की है। और इसके अलावा आपके स्टीरियो की बात करें तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये 5 तरह की जो है आइसोमेरिज्म शो करती है। कौन, एल्कीन। अब यहाँ पर ये है मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो, तो ये मिनिमम कार्बन का क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर वो पूछे कि मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड है चेन आइसोमेरिज्म के लिए तो कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पर एल्केन और एल्कीन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो एल्केन में मिनिमम कितने थे चेन के लिए, 4। यहाँ पर भी 4 है। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन की एक ही चेन बन सकती है, स्ट्रेट चेन। 4 कार्बन में ब्रांचिंग पॉसिबल है कि 4 कार्बन आपने स्ट्रेट ले लिए या ब्रांचिंग ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4, किसके लिए, चेन के लिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर डिफरेंट है एल्केन से। कैसे, एल्केन में जब आप पोजीशन आइसोमर करोगे तो देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, या तो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड, ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए। अब एल्केन के केस में क्या था कि सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप ही हो सकता है, तो वहां पर आपने सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ले लिया था, और मिथाइल की पोजीशन वेरी करने के लिए आपको चेन कितने कार्बन की चाहिए थी, 4 कार्बन की। तो आप क्या शो कर सके, 4 या आई थिंक, जैसे मान लीजिए एल्केन की बात करें तो यहाँ पर 1 और 2, कहने का मतलब है ये आपके 2 पे मिथाइल, ये सॉरी 2 पे भी नहीं, ये आपके हो जाएगा या तो 2 मिथाइल या फिर 3 मिथाइल। तो कहने का मतलब है कि एल्केन के केस में यहाँ पर पोजीशन में कार्बन की संख्या क्या थी, ज्यादा। जैसे मान लीजिए अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन में क्या था कि कार्बन अगर आप मिथाइल शो कर रहे हो तो या तो आप उसको 2 पे शो करो या फिर आप उसको 3 पे शो करो, तो या फिर आप कहोगे 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए अगर आप 4 लेते तो यहाँ पर भी 2 रहता है और यहाँ पर भी 2 रहता है, और यहाँ लेते तो फिर वो आपके चेन की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती। तो कहने का मतलब है एल्केन में ज्यादा कार्बन चाहिए थे। इसको आप और चेक कर लेना, ठीक है, मुझे जहां तक ध्यान है सही है।
अगर हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन में पोजीशन जो है हम डबल बॉन्ड से शो कर रहे हैं। किससे शो कर रहे हैं? डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की जो पोजीशन शो करनी है हमको, तो जैसे मैंने कहा कि आपके 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में आप डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगाओ वो 1 पे माना जाएगा। लेकिन अगर 4 कार्बन हो गए तो 4 कार्बन में डबल बॉन्ड जो है 2 तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो मैंने कार्बन यहाँ लगा दिया तो डबल बॉन्ड 1 पे हो जाएगा, और अगर मैंने कार्बन यहाँ लगा दिया तो डबल बॉन्ड किस पे हो जाएगा? 2 पे। मतलब पोजीशन क्या हो गई? वेरी हो गई किसकी? डबल बॉन्ड की। तो इसको आप जो है एल्केन वाले से कंफर्म कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एल्केन वालों को आप एल्केन वाले वीडियो में कंफर्म कर लेना। एल्केन की फिलहाल हम बात करें तो चेन के लिए हो गए 4, पोजीशन के लिए हो गए 4। अब यहाँ पर पोजीशन किसकी बात कर रहे हैं? डबल बॉन्ड की पोजीशन बात करें। तो 1 ब्यूटीन हो गया और एक 2 ब्यूटीन हो गया। इसके बाद आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल की कंडीशन क्या थी कि प्रत्येक कार्बन पर जो एटम्स है या ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट। तो यहाँ पर एक तो आपने मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया, क्योंकि मिनिमम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो एक तो मैंने कह दिया हाइड्रोजन ले लिया आपने दोनों पे। ठीक है, अब आपको कम से कम एक कार्बन यहाँ चाहिए, एक कार्बन यहाँ चाहिए ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन ले लोगे तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, तो एक कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन तो हो नहीं सकते, तो कम से कम एक एक कार्बन तो आप जोड़ोगे। तो जब आप एक एक कार्बन जोड़ोगे तो ये आपकी क्या हो गया? 2 ब्यूटीन हो गया। सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। ठीक है, तो ये आपके 4 हो जाएगा। अब 4 मिनिमम चाहिए। अब 1 ब्यूटीन होगा तो वो शो नहीं करेगा, 2 ब्यूटीन होगा तो वो शो करेगा। तो ये आपको मिनिमम ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसमें कितने कार्बन चाहिए? अब देखिए इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ऑप्टिकल का मतलब किरल कार्बन चाहिए। किरल का मतलब कि जो कार्बन के जो 4 ग्रुप है, चारों में आपके जो है डिफरेंट होने चाहिए। तो एक तो मैंने कह दिया हाइड्रोजन है। ठीक है, अब एल्केन के केस में मैंने क्या कहा था कि 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, क्योंकि तीनों डिफरेंट चाहिए। अब यहाँ पर फर्क क्या हो जाएगा कि 1 कार्बन हो गया, जैसे मैंने कह दिया CH3, यहाँ पर मैंने कह दिया 2 कार्बन C2H5। अब यहाँ पर आपको 3 कार्बन की जगह एल्कीन चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2। तो कहने का मतलब ये कि एल्केन के केस में तो 1 2 3 के ग्रुप थे, यहाँ पर एक तो हो गया एक ग्रुप, दूसरा एल्काइल, इथाइल, मिथाइल और इथाइल हो गया, और ये आपके क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये आपके अलग ग्रुप हो गया। तो अब आप टोटल कार्बन गिरेंगे तो कितने हो गए? 6 कार्बन। ठीक है, इसके बाद आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये क्वेश्चन पूछता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया उसने और फिर पूछा टोटल आइसोमर कितने होंगे, तो वहाँ पर ये आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब आप चेक करोगे तो आप क्या करोगे? चेन चेक कर लोगे, पोजीशन चेक कर लोगे, ज्योमेट्रिकल चेक कर लोगे। अगर उसने स्टीरियो आइसोमर भी पूछे, नॉर्मली आप क्या करोगे? ये 2 चेक करोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिंग चेन आइसोमर जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मिनिमम 3 कार्बन दे रखे हैं। अब रिंग चेन आइसोमर क्या होता है ये मैंने आपको GOC में पढ़ा दिया था, फिर भी वापस से बता देता हूँ कि ये एक तरह से फंक्शनल ग्रुप का टाइप आप इसको कह सकते हो। रिंग चेन का मतलब क्या है कि एक तो मैंने कहा कि प्रोपीन है, एक तो मैंने क्या कह दिया कि प्रोपीन है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, कार्बन और ये डबल बॉन्ड प्रोपीन है, तो एल्कीन जो है वो साइक्लो एल्केन का रिंग चेन आइसोमर है। क्या है? रिंग चेन आइसोमर है। तो आपने देखा CH2 CH2 CH2, तो क्या हो गया? C3H6 हो गया, और एल्कीन का फॉर्मूला भी क्या आएगा? प्रोपीन का C3H6 आएगा। तो ये आपके है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब वो आपसे नंबर ऑफ आइसोमर पूछेगा एल्कीन के केस में, तो आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्कीन में जो आइसोमेरिज्म है वो है ज्योमेट्रिकल, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टीरियो में भी आपको बता रखा है और स्टीरियो में भी क्वेश्चन करवा रखा है, यहाँ पर आपके रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी एल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल शो करेगी और कौन सी नहीं करेगी वो देख लेते हैं। प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन का मतलब 1 एल्कीन हो गया, 1 ब्यूटीन कहो चाहे पेंटीन कहो चाहे हेक्सिन कहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपीन 1 ब्यूटीन जिसको मैंने 1 एल्कीन कह दिया। आइसोब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो वहां पर क्या है कि एक ऑप्शन तो वो होगा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे देने के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ना करे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रोपीन नहीं कर रहा। अब एक चीज और ध्यान रखनी कि इन की जगह आइलिन भी लिख सकता है वो, जैसे प्रोपीन की जगह प्रोपाइलिन लिख दे, आइसोब्यूटीन की जगह आइसोब्यूटाइलिन लिख दे, एक ही बात है।
तो प्रोपिन नहीं कर रहा, 1 ब्यूटीन नहीं कर रहा, आइसोब्यूटीन नहीं कर रहा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन नहीं कर रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन नहीं कर रहा। ये अगर आपको याद है तो आपके क्या है, गलती होने के चांस कम हो जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको याद नहीं है तो प्रोपिन तो आसान है कि भाई प्रोपिन ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा। 1 ब्यूटीन भी आसान है, क्यों? क्योंकि 2 CH2 मतलब CH2 आएगा तो 2 हाइड्रोजन आ गए। अब आइसोब्यूटेन आपको चेक करना पड़ेगा। पहले तो ये है कि आपको आइसोब्यूटेन पता भी है कि नहीं है, उसके बाद 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको पहले से अगर पढ़ा हुआ है तो आपके गलती होने के चांस कम हो जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप कोई एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज पढ़ते हैं तो जो शो कर रहा है वो शो वाले में एग्जाम्पल लिख लो, और जो शो नहीं कर रहा वो दूसरे वाले में एग्जाम्पल आप लिख लो, ताकि आपके जो है एग्जाम्पल बढ़ जाए। ठीक है, ये आपके जितने भी ऑप्शन है ये सब आरपीएससी के क्वेश्चन में दे रखे हैं। जो शो नहीं कर रहा तो वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इसके बाद अब शो कौन कर रहा है, तो 2 ब्यूटीन या आप कह सकते हो 2 एल्किन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये एक एग्जाम्पल और दे रखा 1 फिनाइल प्रोपिन। अब देखिए 1 फिनाइल प्रोपिन देखा जाए तो प्योर एल्किन का एग्जाम्पल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ फिनाइल ग्रुप आ गया, लेकिन क्योंकि ज्योमेट्रिकल की बात हो रही थी तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल, क्योंकि आरपीएससी ने पूछ रखा है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो आपके जो है आरपीएससी ने अभी तक जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो मैक्सिमम केस में आंसर है 2 ब्यूटीन। लेकिन कई बार क्या आरपीएससी भी सोचती है कि एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कई बार, तो चलो वो क्वेश्चन तो वही रहने देते हैं लेकिन ऑप्शन थोड़े से आगे पीछे कर देते हैं। तो उसने क्या करा, 2 ब्यूटीन काफ़ी पुराना हो गया तो उसने क्या करा, नया एग्जाम्पल दे दिया 1 फिनाइल प्रोपिन का। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे सकता है। चलिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं 2 ब्यूटीन और 1 फिनाइल प्रोपिन, ये आपको याद हो गया। प्रोपिन, 1 ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन और 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहे। इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH जो ग्रुप है उसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैं जीओसी में भी पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए क्योंकि कई बार नाम से क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH जो है वो आपकी विनाइल ग्रुप है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 ये आपके एलिल ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विनाइल ग्रुप में जिस पर वैलेंसी है जिस कार्बन पर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और एलिल ग्रुप में वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बता दी कि कौन एल्कीन जो है कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, कि भाई चेन कर सकती है, पोजीशन कर सकती है, ज्योमेट्रिकल कर सकती है, ऑप्टिकल कर सकती है और रिंग चेन कर सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अब आप बताओ कि टोटल आइसोमर कितने होंगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि सारी चेक करने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिया है C4H8 और C5H10। स्टीरियो की बात नहीं कर रहा, आप क्या करो इसके दोनों के आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि C4H8 के टोटल आइसोमर कितने होंगे। इसमें आप आंसर को 2 तरीके से बता सकते हो। पहले तो आप बता सकते हो कि टोटल स्ट्रक्चर कितने होंगे, और उसके बाद बता सकते हो इंक्लूडिंग स्टीरियो। बात समझ आ गई? जैसे मान लीजिए टोटल स्ट्रक्चर ला रहे 4, उसमें से एक ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, तो 4 तो पहले ही थे और एक ने ज्योमेट्रिकल शो कर दिया तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, तो 4 के कितने हो गए 5, या कोई ऑप्टिकल कर रहा है तो एक बढ़ गया। तो आपको क्या करना है कि C4H8 और C5H10 दोनों के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे और टोटल आइसोमर कितने होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो स्ट्रक्चर में तो आपको 3 चेक करने हैं, चेन, पोजीशन और रिंग चेन, और इंक्लूडिंग स्टीरियो जब आ जाएगा तो आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। और पुराने जो भी मैंने आपके क्वेश्चन पूछे हैं तो जिन्होंने भी कमेंट किया है उनको कमेंट में मैं जब रिप्लाई करूंगा तो बता दूंगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, ताकि उनको पता चल जाए कि उनका आंसर जो सही है या सही नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन पूछने का मेरा पर्पस ये होता है कि आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या केवल देख रहे हैं या आप समझ भी रहे हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और सही आंसर देते हैं तो मुझे एक रेस्पॉन्स मिल जाता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो ये मेरे लिए भी क्या हो जाता है, फीडबैक हो जाता है। तो आप वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। आगे दे रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दे रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब देखिए कई बार होता है ना, गर्मी हो रही है तो पसीने निकल रहे हैं तो हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी।
तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल का निकलना, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला दे रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब क्या हो रहा है, जल निकल रहा है, किस में से, अल्कोहल में से। रिएक्शन दे रखी है RCH, H अलग से लिख दिया सिंपल शो करने के लिए, CHOH और R। भाई OH ग्रुप जो है अगर लगा हुआ है तो वो अल्कोहल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने क्या करा, वाटर निकाल दिया H2O। अब ये जो एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन कौन सी हो रही है, ये आपके 1-2 पोजीशन पे से क्या हो रहे हैं, एक एक ग्रुप निकल रहे हैं। अब आप देखेंगे रिएजेंट जो है यहाँ पर रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 शो कर रखा है और हीट कर रखा है, तो ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा। अब वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CHR, साथ में वाटर निकल गया। तो आपने रिएक्टेंट क्या लिया, अल्कोहल, और प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कीन। अब यहाँ पर देखिए ये तो सिंपल रिएक्शन है, ये सबको पता है, लेकिन हमको इनकी बारीकियाँ पढ़नी है कि भाई क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है और किस किस कंसेप्ट पे पूछा जा सकता है। अब देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा आप क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुई है, कंसंट्रेटेड H3PO4, Al2O3, P2O5, एनहाइड्रस ZnCl2, ये इसके और एग्जाम्पल हैं कि अगर आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना चाहो तो आप क्या क्या ले सकते हो। कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो, H3PO4 ले सकते हो, कंसंट्रेटेड Al2O3 ले सकते हो, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ले सकते हो, और एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकते हो। आगे दे रखा है रिएक्टिविटी। अब देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो अगर आपने GOC पढ़ा है तो GOC में मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रखा है। अब एलिमिनेशन होगा तो नॉर्मली एलिमिनेशन के दो मैकेनिज्म है, E1 और E2। अब E1 और E2 की अगर हम बात करें तो देखिए SN1 SN2 में तो रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट होता है, लेकिन E1 E2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम होता है। तो अगर आपने वीडियो देख रखा है तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि उसका ऑर्डर क्या होता है, वही ऑर्डर दे रखा है। द रिएक्टिविटी दैट इज द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर, मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जब आसानी से डिहाइड्रेशन होगा तो उसका ऑर्डर क्या है, तो देखिए E1 E2 का ऑर्डर सेम ही होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए अब आती है बात मेन मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म क्या होता है कि रिएक्शन हुई कैसे समझने के लिए आती है, ताकि जितनी भी रीजनिंग हो या क्वेश्चन हो वो उससे सॉल्व हो जाएंगे। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेप 1 दे रखा है। स्टेप 1 है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंसंट्रेटेड H2O4 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, बेसिकली हम इसी को मान के चल रहे हैं, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि देखिए एनहाइड्रस ZnCl2 तो वहाँ तो प्रोटोन है नहीं, तो आप ये जो मैकेनिज्म है ये इसके केस में पर्टिकुलर मान के चलिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना आप सोचेंगे कि यहाँ तो प्रोटोन ही नहीं है तो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो आप इसको इस वाले के इसमें मान के चलिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस का मान के चलिए, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये अल्कोहल दे रखा है आपके, और ये आपके प्रोटोन है H+। अब होता क्या है कि जो H+ है उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसको आप इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो, और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, उसको आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखता है तो ये लुईस एसिड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है तो ये लुईस बेस हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, H+ को दे देगा। तो हुआ क्या, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका प्लस तो हट गया। भाई नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है तो जो दे रहा है उस पर प्लस आ जाता है और जो ले रहा है उस पर माइनस चार्ज आता है। अब लेने वाले पे पहले से प्लस था तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और देने वाले पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि चार्ज हमेशा बैलेंस रहता है, ये न्यूट्रल है और इस पर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्रॉस चेक हो जाएगा। अब ये तो हो गया पहला स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा स्टेप दे रखा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए ये आपके इंटरमीडिएट का क्वेश्चन बन गया, मैकेनिज्म का भी बन रहा है और इंटरमीडिएट का भी बन रहा है। मैकेनिज्म कौन सा है, एलिमिनेशन। इंटरमीडिएट जो है वो क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। अब देखिए जैसे ही मैंने कहा कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ और क्लियर हो गई कि जो मैकेनिज्म है एलिमिनेशन वो कौन से टाइप का है, E1 है या E2 है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा आंसर, थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो है इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। अब ये बन कैसे रहा है कि ये ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस चार्ज आता है, और प्लस पहले से है तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो ये तो हो गया न्यूट्रल फॉर्म, वाटर निकल गया। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, और साथ में क्या निकल गया, वाटर। तो
तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एसिड बेस रिएक्शन आप इसको कह सकते हो। तो ये आपके लोन पेयर पे अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जो है निकल रहा है, तो वो वाटर के फॉर्म में निकल रहा है, तो ये वाटर निकल गया और ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। लास्ट स्टेप है मैकेनिज्म का, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन। अब देखिए कार्बोकेटायन फॉर्म हो चुका है, कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा, H निकलेगा, एज अ प्रोटॉन आप कह सकते हो, ठीक है, -H+ आप कह सकते हो। और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे, तो ये आपके हो गया डबल बॉन्ड, और आप इसको कह सकते हो -H+, ठीक है, ये आपने कह दिया -H+। तो -H+ आपने कह दिया, तो ये -H+ हो गया और H निकल गया, और ये क्या आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। तो फाइनली आपने क्या देखा कि जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें हुआ क्या कि कार्बन, एक कार्बन से OH निकल गया और उसके एडजेसेंट कार्बन से H निकल गया, तो ओवरऑल देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और यहाँ पर H+ जो है उसको आप कह सकते हो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। क्यों, कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि H+ पहले ऐड हुआ और H+ बाद में निकल गया, तो वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। और फाइनली हमने क्या देखा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये बन गया एल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। अब इसने पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया CH3, CH2, CHOH और CH3, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रखा। तो यहाँ पर इसने देखा प्रोडक्ट दो बन गए, कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 मेजर लिखा हुआ है, मतलब ज़्यादा मात्रा में मरेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 माइनर है, मतलब एक मेजर और एक माइनर, मतलब दो प्रोडक्ट बन गए। कैसे बन गए कि OH तो यहाँ से फिक्स हो गया कि यहाँ से निकलेगा, अब H यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों पॉसिबिलिटी के प्रोडक्ट हमने बना दिए, लेकिन ये मेजर है और ये माइनर है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था GOC में कि आपके होता क्या है कि कोई एक लॉ होता है या स्टेटमेंट होता है या रूल आप कह सकते हो, वो आपको आंसर निकालने में या आंसर याद करने में हेल्प करता है। जैसे मार्कोनी का रूल हमने पढ़ रखा है, सेटजेव रूल अभी हम देखेंगे, लेकिन होता क्या है कि वो याद करने की चीज़ है, लेकिन जब हम एक्चुअल आंसर निकालते हैं तो उसके पीछे कंसेप्ट दूसरा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें कि भाई मेजर कौन सा बना और माइनर कौन सा बना, तो उसके लिए सेटजेव रूल दे रखा है। अब सेटजेव रूल क्या कहता है, सेटजेव रूल ये कहता है कि जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, मतलब ऐसी एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो प्रतिस्थापी है, सब्सटीट्यूएंट है, वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होती है और वो एज अ मेजर प्रोडक्ट बनती है। तो जैसे मान लीजिए इन दोनों की बात करें तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट कितने हैं, एक मिथाइल इधर है और एक मिथाइल इधर है, दो सब्सटीट्यूएंट हो गए। जबकि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक ही सब्सटीट्यूएंट है जो कि इथाइल ग्रुप है। तो सेटजेव रूल क्या कहता है कि जो एल्कीन या वह एल्कीन जिसमें सब्सटीट्यूएंट जो है वो ज़्यादा होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, वो ज़्यादा स्टेबल होती है और वो एज अ मेजर प्रोडक्ट बनती है। या आप इसको दूसरे ऑल्टरनेट स्टेटमेंट में भी कह सकते हो सेटजेव रूल को, क्या कह सकते हो कि जब आप एलिमिनेशन कर रहे हो तो एक तो OH निकल गया या कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है एल्कीन बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम है। तो जब पहले से कम है तो वो आप वहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगी, और जो कि क्या होगी, एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, माइनर प्रोडक्ट। तो ये तो हो गई सेटजेव रूल याद करने की बात कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और वो एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगी। अब इसका जो एक्चुअल में कंसेप्चुअल जो है वो मैंने आपको बता रखा है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बता रखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन कहते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको मैंने बता रखा है कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे एल्कीन जो है वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, और यहाँ पर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे तो ये केवल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो ये तो बात हो गई आपके सेटजेव रूल की, मेजर और माइनर की। अब इसके आगे एक और टर्म दे रखा है रिजियो सिलेक्टिविटी। तो देखिए जब आपको मैंने आइसोमर्स पढ़ाए थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसकी ऑल्टरनेट टर्म्स भी होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमर को रिजियो आइसोमर भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं। तो जो रिजियो आइसोमर है वो किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चरल आइसोमर से रिलेटेड है। तो रिजियो सिलेक्टिविटी, अब रिजियो सिलेक्टिविटी क्या होता है, देखिए एक टर्म होता है स्पेसिफिक और एक टर्म होता है सिलेक्टिव। तो स्पेसिफिक का मतलब तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है 100%। सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन एक ज़्यादा बन रहा है और एक कम बन रहा है, तो उसको सिलेक्टिव हम कहते हैं। मतलब आप कहते हैं ना कि सिलेक्ट कर लिया
तो सेलेक्ट का मतलब वो चूज़ कर रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूँ तो ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखा जाए तो ये दो प्रोडक्ट बराबर बन सकते थे, तो अगर ये बराबर बनते तो वहाँ सिलेक्टिव टर्म काम में नहीं आता। दूसरी बात ये कि ये जो दो प्रोडक्ट बने इनमें आपस में रिलेशन क्या है, तो आप देखेंगे कि ये 1 ब्यूटीन है और ये 2 ब्यूटीन है। तो देखा जाए तो ये एक तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर है या आप कह सकते हो पोजीशन आइसोमर है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर को या पोजीशन आइसोमर को हम एक टर्म और क्या काम में ले रहे हैं, रिजियो आइसोमर। तो ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो ज़्यादा बन रहा है और एक कम बन रहा है, और इनमें रिलेशन क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर या रिजियो आइसोमर। इसलिए हमने टर्म क्या काम में लिया, रिजियो सिलेक्टिविटी। तो रिजियो सिलेक्टिविटी क्या बताती है कि रिएक्शन से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन एक ज़्यादा बन रहा है और एक कम बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो देखिए मैकेनिज्म में यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है। अब ये आपका होमवर्क कह लो या ये आपका क्वेश्चन कह लो, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये मैंने आपको मैकेनिज्म वाले पार्ट में पढ़ा रखा है कि यहाँ पर अगर एलिमिनेशन मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है तो वहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। मतलब एलिमिनेशन तो हो रहा है लेकिन एलिमिनेशन में कौन सा होगा, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि कार्बोकेटायन अगर बन रहा है, कार्बोकेटायन इस फॉर्म, ये कार्बोकेटायन बन रहा है, इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। तो ये आपको मैंने बता रखा है कि अगर किसी मैकेनिज्म में ट्रू कार्बोकेटायन बनता है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी है तो आपको रीअरेंजमेंट करवाना है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सब जगह रीअरेंजमेंट नहीं होगा लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ पर आपको चेक करना है। और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पॉसिबिलिटी कब है रीअरेंजमेंट की, तो वहाँ सीधा सा कंसेप्ट ये है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाना है। मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो ये आपके पॉसिबिलिटी है। अब इसको समझने के लिए पर्टिकुलर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब जब आप इसका प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है कार्बन का, वो यहाँ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस कार्बन पे 3 मिथाइल है जबकि आप देखेंगे इस पे 2 ही मिथाइल है, तो एक तो कम हो गया। अब यहाँ पर ये हुआ कैसे, तो इसको जब हम मैकेनिज्म से समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये OH तो निकल गया और ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अब या तो ये सिंपल H+ निकाल देता, तो या तो ये H+ यहाँ से निकालता, यहाँ से तो ये निकाल नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं, तो यहाँ से निकालता तो सिंपल एल्किन बन जाता, जो कि आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये जो मिथाइल है ये माइग्रेट कर रहा है इस पर। तो जब आप मिथाइल का माइग्रेशन कराएंगे यहाँ से यहाँ पर, तो ये मिथाइल यहाँ आ गया, ये यहाँ बना देता हूँ, और यहाँ से आया है इलेक्ट्रॉन लेके तो इस पर प्लस आ गया। ये आपके रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब मिथाइल शिफ्ट हुआ है। क्या हुआ है, 1 to मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट होने से क्या हो गया, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये जो पहले कार्बोकेटायन था वो 2 डिग्री था और अब जो कार्बोकेटायन बना है वो क्या है, 3 डिग्री। तो रीअरेंजमेंट कब कराते हैं, जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनता है। तो 2 डिग्री से कार्बोकेटायन से हमने क्या बना लिया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आप H+ निकालेंगे। तो H+ निकालने की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से निकाल दो या यहाँ से निकाल दो। यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी क्योंकि 2 CH3 है। जैसे इस डबल बॉन्ड पे ये 2 CH3 और इस वाले कार्बन पे ये 2 CH3, तो ये आप देखिए डबल बॉन्ड है, 2 CH3 इस पे, 2 CH3 इस पे, मेजर हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ से H निकल जाए, तो ये आपने क्या करा, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, कार्बन पे CH3, कार्बन पे CH3 और CH3। वही सेडजेव रूल भी फॉलो हो रहा है। सेडजेव रूल क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपने जो एल्किन बनाया है वो मोर सब्सटीट्यूटेड बन रहा है, मोर स्टेबल बन रहा है। अल्फा हाइड्रोजन चाहोगे तो आप देखो 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो आफ्टर रीअरेंजमेंट बना है। क्या बना है, आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो आपको क्लियर हो गया, सेडजेव रूल क्लियर हो गया, रिजियो सिलेक्टिविटी क्लियर हो गया, रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल दे रखा है रीअरेंजमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था पहले 2 डिग्री बना था, फिर 2 डिग्री से आपने 3 डिग्री बनाया। अब जब आप ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या है कि शुरुआत में जब आपके कार्बोकेटायन बनेगा तो ये 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से H यहाँ जाएगा तो कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा 2 डिग्री, फिर यहाँ से H यहाँ जाएगा तो कार्बोकेटायन क्या आ जाएगा, 3 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि रीअरेंजमेंट बार बार हो रहा है। पहले कार्बोकेटायन बनेगा टर्मिनल कार्बन पे जो कि 1 डिग्री है, फिर इस कार्बन से H जो है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको कि ये आपके हो गया CH3 CH CH3
ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2+। ये तो कार्बोकेटाइन स्टार्टिंग में बना OH निकलने के बाद। अब क्या होगा कि ये 1 डिग्री है तो ये H यहाँ से माइग्रेट होगा यहाँ पर, तो ये हो गया CH3, ये हो गया 2 डिग्री। तो ये एक बार हो गया हाइड्रोजन शिफ्ट, नहीं हाइड्रोजन की जगह आप कह सकते हो हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड, क्योंकि H इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है H- के फॉर्म में, तो उसको हम हाइड्राइड कहते हैं। अब वापस से क्या होगा, ये H यहाँ पर माइग्रेट करेगा, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया प्लस, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, फाइनली 3 डिग्री बन गया। अब ये 3 डिग्री बनने के बाद क्या होगा, H निकलेगा। अब H कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है और यहाँ से निकल सकता है। यहाँ से निकालोगे मोर सब्सटीट्यूटेड बनेगा, यहाँ से निकालोगे लेस सब्सटीट्यूटेड बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ से निकाला तो ये बन गया जो कि मेजर है, और यहाँ से निकाला तो ये बन गया जो कि क्या है, माइनर है। तो अगर आपके मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम सेट-जेफ प्रोडक्ट कहते हैं, तो मैक्सिमम केस में आपके क्या होता है, सेट-जेफ प्रोडक्ट बनता है जो कि मोर स्टेबल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में आपके सेट-जेफ प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसका अपोजिट बनता है, मतलब लेस सब्सटीट्यूटेड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनता है, इसकी 3 कंडीशन होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ GOC वाले पार्ट में, वापस से बता देता हूँ कि सेट-जेफ प्रोडक्ट मैक्सिमम केस में बनता है, चाहे मैकेनिज्म E1 हो चाहे मैकेनिज्म E2 हो। अब आपके सेट-जेफ प्रोडक्ट कब नहीं बनता, तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक कंडीशन ये है कि अगर आपने जो बेस ले रखा है, बल्कि बेस ले रखा है, उस केस में आपके क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो लेस हिंडर्ड से निकल जाता है, तो वहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो एक कंडीशन हो गई बल्कि बेस। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, बैड लिविंग ग्रुप। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, बैड लिविंग ग्रुप। अब देखिए बैड लिविंग ग्रुप में 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो होता है फ्लोरीन, जो कि नॉर्मली नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है तो आपको सेट-जेफ प्रोडक्ट ना बना के हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है। दूसरा जो बैड लिविंग ग्रुप है वो है NR3+। तो NR3+ तो लिविंग ग्रुप हो गया, और ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है वो NR4+ और X-, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसको आप हॉफमैन एलिमिनेशन के नाम से अलग से एक रिएक्शन पढ़ते हैं। तो हॉफमैन प्रोडक्ट नाम क्यों पड़ा, हॉफमैन एलिमिनेशन की वजह से। तो ये आपके 2-3 कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर सेट-जेफ प्रोडक्ट नहीं बनता। ये मैंने आपको अभी एज ए इंट्रोडक्शन बता दिया। तो जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम और रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, वहाँ पर आपके और डिटेल में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।